दोस्तों, नमस्कार। एग्जाम विजडम टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आकाश श्रीवास्तव। तारीख है 17 नवंबर 2022 और हम बात करेंगे द हिंदू के एडिटोरियल क्रक्स पे। आज के सेशन में दो एडिटोरियल आर्टिकल को कवर किया जाएगा। पहले एडिटोरियल आर्टिकल में बात होगी जिस तरीके से G20 की प्रेसिडेंशियलशिप भारत को मिल चुकी है, क्या क्या चुनौतियां भारत के सामने रहेंगी, इसको इस आर्टिकल में डिस्कस किया जाएगा। दूसरे एडिटोरियल आर्टिकल में बात करेंगे इराक की जो राजनीतिक उठापटक की स्थितियां चल रही हैं और उसमें अंतर्निहित हिंसा को भी डिस्कस किया जाएगा। तो बहुत कुछ जानने समझने को मिलेगा, अंत तक जरूर बने रहेगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि क्वालिटी कंटेंट आप तक रेगुलरली पहुंचता रहे। इसका फ्री पीडीएफ जो कि बाइलिंगुअल भाषा में उपलब्ध है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसमें जो भी हिंदी अनुवाद है उसके लिए गूगल ट्रांसलेशन का इस्तेमाल हुआ है। ऐसे में शब्दार्थ और भावार्थ की भिन्नता को कमेंट बॉक्स में जरूर इंगित कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहला एडिटोरियल आर्टिकल गेटिंग रेडी तैयार हो रहा है। इंडिया ड्यूरिंग इट्स G20 प्रेसिडेंसी नीड्स टू ब्रिंग ऑल नेशंस इन लाइन विद इट्स विजन। भारत को अपने G20 अध्यक्षता के दौरान सभी देशों को अपने दृष्टिकोण के अनुरूप लाने की आवश्यकता है। आर्टिकल में बात हो रही जिस तरीके से इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो द्वारा जो गवेल होता है हथौड़ी, जिसको एक संकेत माना जाता है, जिसके पास वो हथौड़ी रहेगी वो उस वर्ष G20 का अध्यक्ष रहेगा। और जैसे ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये गवेल सौंप दिया जाता है तो G20 प्रक्रिया का नेतृत्व भारत द्वारा संभाल लिया गया। हालांकि भारत के टेन्योर की बात करते तो ये 1 दिसंबर से स्टार्ट होगा। ऐसा समय जो दुनिया के आर्थिक कठिनाइयों से भरा हुआ है और पूरी दुनिया एक वैश्विक मंदी की तरफ बढ़ती जा रही है। एक ऐसा समय जब अमेरिका, यूरोप, रशिया, सभी जो G20 कंट्रीज हैं, इनके बीच में राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ता जा रहा है और इन सब का प्रभाव भारत में होने वाली हर बैठक में देखने को मिलने वाला है। और आर्टिकल में ये भी बात कही जा रही है जिस तरीके से फाइनल स्टेटमेंट में प्रधानमंत्री मोदी का दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, इस स्टेटमेंट को इंक्लूड किया गया। ये भारत के बढ़ते हुए कद को और साथ ही साथ में पूरी दुनिया में रशिया और यूक्रेन युद्ध से हुई तबाही दोनों को ही अंतर्निहित किए हुए है। और इसके बाद ये भी बात कही जा रही जिस तरीके से जो संयुक्त विज्ञप्ति G20 की होती है इंडोनेशिया में, उसमें कहा जाता है कि जो अधिकांश सदस्य हैं उन्होंने यूक्रेन में युद्ध की कड़ी निंदा की। सबसे इंपॉर्टेंट कई डेवलपमेंट के तौर पे ये भी देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा हैंडशेक किया जाता है। 2020 के बाद से, जब से भारत और चाइना के सीमाओं पर तनाव चल रहा है, उसके बाद से दोनों ही शीर्ष नेता कभी भी बात नहीं किए, कोई हैंडशेक नहीं किए। पहली बार हो रहा है एक सार्वजनिक मंच पर ऐसा देखने को, जो निश्चित तौर पर भारत की बात करते हैं तो जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है इससे कहीं ज़्यादा इस हैंडशेक के पीछे इंटरनेशनल जो व्यवहारिकता है, प्रैक्टिकलिज्म है, उसको देखने को मिलता है। क्योंकि व्यवहारिक वास्तविकताओं की अगर हम बात करते हैं तो जिस तरीके से G20 की अध्यक्षता और इसके बाद अभी SCO की मेज़बानी भी भारत में होने वाली है और दोनों ही समूहों में चाइना और पाकिस्तान जैसे जो देश है जिनसे भारत की प्रतिद्वंदिता है वो दोनों शामिल होंगे और भारत चाहेगा कि जो सदस्य हैं उनकी पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित हो। इसके लिए ऐसे कदम जरूरी हो जाते हैं। और आगे ये भी बात कही जा रही है प्राथमिकताओं की अगर हम बात करें भारत की, तो इस कठिन दौर के माध्यम से दुनिया के आर्थिक नेतृत्व को आगे बढ़ाना, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, खाद्य संकट, ऊर्जा संकट, आतंकवाद और संघर्ष सहित भविष्य के खतरों के लिए तैयारी करना और डिजिटल विभाजन को पाटना भारत की प्राथमिकताओं में शुमार रहेगा। दूसरे एडिटोरियल आर्टिकल में बात कही जा रही है बगदाद गेट्स अ गवर्नमेंट बट वायलेंस हॉन्ट्स इराक। बगदाद को सरकार मिली लेकिन हिंसा इराक को परेशान कर रही है। आर्टिकल में बात हो रही है कि एट द हार्ट ऑफ कंट्रीज पॉलिटिकल मलाइस इज द मुहाससा और अपॉर्शनमेंट सिस्टम bequeathed the country during the occupation of the United States। देश की राजनीतिक अस्वस्थता के केंद्र में मुहासा या विभाजन प्रणाली है जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कब्जे के दौरान देश को सौंप दिया गया था। आर्टिकल में बात कही जा रही है जिस तरीके से दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होता है रिसेंट में इराक में। पहला, अभी इराक में आम चुनाव होते हैं और अक्टूबर 2021 की बात कहें तो जब आम चुनाव के बाद
जो राजनीति को जगड़े पक्षाघात, इसको समाप्त कर दिया जाता है। दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होते हैं। पहला इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, जो कुर्द गुट है उनके बीच में अभी तक जो तनाव चल रहा था वो पटता हुआ नजर आता है, और साथ ही साथ में जो कुर्दिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी केडीपी और पैट्रियटिक यूनियन ऑफ कुर्दिस्तान पीयूके, इनके द्वारा अब्दुल लतीफ रशीद, इनके दावे को आगे बढ़ाने पर दोनों गुट तैयार हो जाते हैं। और अब आगे ये भी बात कही जा रही है, जैसे ही अब्दुल लतीफ रशीद राष्ट्रपति बनते हैं, उसके बाद मोहम्मद शिया अल सुडानी, इनको प्रधानमंत्री के रूप में नामित कर दिया जाता है। और अब इसके साथ ही बगदाद में एक निर्वाचित सरकार बन जाती है, जो कि 3 साल के बाद आती है। आगे बात कही जा रही है जिस तरीके से जो इराक की राजनीतिक अस्वस्थता है उसका कारण क्या है, तो इसके केंद्र में मुहासा अथवा जिसको विभाजन प्रणाली कहा जाता है उसको माना जाता है। 2003 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा देश के कब्जे के दौरान ये व्यवस्था इराक पर थोप दी गई थी, और इसमें प्रावधान था कि चुनाव के बाद इराक की राजनीतिक व्यवस्था खराब आधार पर काम करेगी, और इसमें जो विभिन्न धार्मिक गुट होते हैं सभी का प्रतिनिधित्व होगा, और शिया सुन्नी कुर्द राजनीतिक समूहों के बीच में जो कार्यालय और राजनीतिक जो पद हैं उनको बांटे जाएंगे। और इस प्रणाली द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि जो प्रभावी शक्ति होगी वो शिया दल के पास होगी, और इसके साथ में जो अवशिष्ट प्रभाव होगा वो सुन्नी और कुर्द समूहों पर के साथ दिया जाएगा। आगे ये भी बात कही जा रही है जिस तरीके से शिया दल के प्रभाव में ज़्यादा शक्तियां दी गई हैं, तो इस व्यवस्था ने ईरान को इराक की राजनीति में अधिकांश शिया पार्टियों और उनका समर्थन करने वाले आतंकवादियों के प्रायोजक के रूप में केंद्रीय उपस्थिति बना दिया है। और आगे बात आर्टिकल में ये भी कही जा रही है जिस तरीके से 2019 में एक लोकप्रिय विद्रोह होता है, हजारों युवा सड़कों पर उतरते हैं, और उसके बाद से एक बड़े प्रदर्शन के बाद जिसमें काफ़ी हिंसा भी होती, 600 लोग से ज़्यादा मारे जाते, 20,000 से ज़्यादा घायल होते हैं, और जो निर्वाचित सरकार थी उसका पतन हो जाता है। और फिर उसके बाद से कार्यवाहक प्रशासनों की एक लंबी श्रृंखला शुरू हो जाती है, और इसके बाद बात कही जाए तो अंतिम कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में मुस्तफ़ा अल कदीमी ये रहते हैं, और पिछले साल अक्टूबर में चुनाव सुधार इनके द्वारा किया जाता है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव जिससे आयोजित हो सके। और अब आगे ये भी बात कही जा रही है कि जिस तरीके से जब चुनाव होता है तो जो विभिन्न शिया समूह हैं उनके बीच में भयंकर संघर्ष का भी जन्म हो जाता है। अब एक नए पॉलिटिकल लीडर, हालांकि नए तो नहीं कहा जाएगा, अभी आर्टिकल के हिसाब से अभी तक इनका नाम नहीं लिया गया, पर इराक में जो राजनीति चल रही है उसमें बहुत बड़ा इनाम है मौलवी मुख्तार अल सदर का और मौलवी मुक्तदा अल सदर का। इनके नेतृत्व में एक बहुसंख्यक राष्ट्रीय सरकार को बढ़ावा दिया जाता है, यानी कि सभी संप्रदाय जातीय समूह से बनी और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि विदेशी प्रभाव से स्वतंत्र सरकार हो गई। जबकि जो दूसरा समूह था वो ईरान समर्थक शिया दलों और मिलिशिया का एक संयोजक सरकार लाना चाहता था। और अब आगे बात कही जा रही जिस तरीके से मुक्तदा अल सदर द्वारा संसद में बहुमत बनाने के लिए काफ़ी प्रयास भी किया जाता है, और कई बार उनके प्रयास करने के बाद भी विफल होता है। दो इंपॉर्टेंट अगर रीज़न की बात कही जाए तो पहला जो समन्वय ढांचा था वो बरकरार रहता है, और शिया और ईरानी प्रभाव के कमज़ोर पड़ने के डर से अपने एजेंडे का समर्थन करने से उनके द्वारा इनकार कर दिया जाता है। और दूसरा एक काफ़ी नाटकीय प्रभाव भी देखने को मिलता है जिसमें कुर्दों के बीच एक आश्चर्यजनक विभाजन, क्योंकि जिसमें कि जो केडीपी और पीयूके थे वो राष्ट्रपति नामित करने के 2 दशक पुराने जो अधिकार है उनसे वंचित उनको कर दिया जाता है। और इसका मतलब था कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में एक प्रधानमंत्री को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं किया जा सकता है। और इसके बाद क्या होता है कि राजनीतिक गतिरोध की इस अवधि ने निराश मुक्तदा अल सदर को
एकदम मुहाने पे, राजनीतिक मुहाने पे लाकर खड़ा कर देते हैं और शक्ति प्रदर्शन में अपने अनुयायियों को वो संसदीय परिसर में कुछ समय के लिए कब्जा करने के लिए भी प्रोत्साहित कर देते हैं। और सबसे बड़ा नाटकीय मोड़ तब आता है जब अपने गठबंधन के सदस्यों को वो अपनी संसदीय सीटों से इस्तीफा देने का निर्देश दे देते हैं। हालांकि इराकी कानून के तहत एक इस्तीफा देने वाले सदस्य को उस उम्मीदवार द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है जिसे चुनाव में दूसरा स्थान मिलता है। इसका मतलब इनके जो समर्थक थे वो उनको इस्तीफा भी हो जाता है अल सदर के, और अब जो सेकंड नंबर पे आया होगा इनके प्रतिद्वंदी वो रिप्लेस कर देंगे। तो इससे क्या होता है कि रातों रात अल सदर की संसदीय ताकत कम हो जाती है और जो दूसरा जो दल रहता है जिसमें अल सदर के समर्थकों की जगह अपने कई और अन्य सहयोगी उम्मीदवार थे, वो संसद में बहुमत प्राप्त कर लेते हैं और एक पूर्व मंत्री मोहम्मद अल सुडानी को अपने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में आगे रख दिया जाता है। और इसी के बाद में आगे कुछ समय बाद 27 अगस्त को अल सदर द्वारा राजनीति से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी जाती है। हालांकि उसके बाद वो हिंसा के सहारे लेने पे उतर आते हैं। आगे ये भी बात कही जा रही है कि संसदीय प्रणाली आगे बढ़ती रहती है। अब इराक के लिए आउटलुक की बात कही जा रही है आर्टिकल में, जिसमें कि अल सुडानी की कैबिनेट पुष्टि करती है कि इराक की जो मुहासा प्रणाली है वो बरकरार रहेगी और उसमें जो विभिन्न गुट हैं जिसमें शिया, कुर्द, सुन्नी सब शामिल हैं, उनको मंत्रिमंडल में संतुलन उनके बीच में बनाया जाएगा। और आगे ये भी बात कही जा रही है कि जो अल सदर, मुक्तदा अल सदर हैं, इनके गठबंधन का अभी कोई भी मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व नहीं है, लेकिन उनको खुश करने के लिए ये वादा किया गया है कि अगले साल में समय पर चुनाव कराया जाएगा। आगे बात कही जा रही है नए प्रधानमंत्री की, तो अपने एजेंडा में उन्होंने भ्रष्टाचार से लड़ने, आर्थिक विकास और परेशान लोगों को सेवाओं के वितरण की प्राथमिकता दी है। हालांकि माना जा रहा है कि ये सब खोखले वादे हैं, क्योंकि अगर भ्रष्टाचार से सही तरीके से लड़ने की नौबत आएगी तो प्रधानमंत्री के जो निकट सहयोगी हैं मंत्रिमंडल में, उनमें से बहुत लोगों के ऊपर भी गाज गिर सकती है। और आगे ये भी बात कही जा रही है जिस तरीके से पिछले 6 महीने में ही $60 बिलियन से ज़्यादा तेल राजस्व आर्थिक वसूली और सेवाओं के वितरण के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान कर सकता है, लेकिन इतना बड़ा राजस्व जो वसूला जाता है उससे जो आम इराकी है उसके जीवन स्तर पर शायद ही कोई अंतर पड़ता होगा। और मुक्तदा अल सदर जो कि सत्ता से बाहर हैं, फिर भी एक गंभीर चिंता का विषय बने हुए हैं। हताशा से वो प्रेरित होकर लोक लुभावने कार्ड खेलने की उम्मीद की जा रही है। यहाँ तक कि सरकार पर दबाव डालने के लिए अपने साथियों को सड़क पर उनके द्वारा उतारने से भी बाज नहीं आया जाएगा। तो निश्चित तौर पर आने वाले महीने में इराकी राजनीति में हिंसा एक प्रमुख स्थान लिए हुए नजर आ सकती है और ऐसा भी संभव है कि हिंसा द्वारा इराकी राजनीति की नई परिभाषा तय हो। आज के हिंदू के एडिटोरियल आर्टिकल में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।